बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस नए लाइव सेशन में। और ये सेशन क्लास 6 का आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल एग्जाम के लिए, यानी कि आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है बच्चों मैथ का, गणित का, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का कल पेपर है यानी कि 7 मार्च को, और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का अगले दिन पेपर यानी कि 9 मार्च को, है ना। तो ये वीडियो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम बच्चों सॉल्व करने वाले हैं क्लास 6 के आपके मैथमेटिक्स के लिए डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, जो सैंपल पेपर, जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है आपके एनुअल के एग्जाम के लिए, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि इस पेपर को हम कंप्लीटली इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करके समझने वाले हैं। ओके बच्चों, तो ये सेशन आप ये मान के चलिए कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। ठीक है ना, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश मीडियम में भी बताऊंगा बच्चों। ठीक है, चलो एक बार ना हम पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो देखो बच्चों, पेपर में कुल मिलाकर आपके 16 प्रश्न होंगे और 5 खंड होने वाले हैं। खंड का में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर ना 12 एमसीक्यू हैं आपके एक एक नंबर के। ठीक है, और खंड खा इसमें 6 प्रश्न है आपके 2 नंबर के, खंड गा इसमें 3 प्रश्न है आपके 3 नंबर के, और खंड घा में 3 प्रश्न 5 नंबर के, और आखिर में आएगा आपका 5वां खंड केस बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है, 4 नंबर के, है ना। बाकी आप देख ही सकते हैं 2 नंबर में एक क्वेश्चन में चॉइस मिल जाएगी, 3 नंबर में एक क्वेश्चन में चॉइस, और इस तरीके से एक आधी चॉइस और मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। तो शुरू करते हैं बच्चों। एग्जाम के अंदर आपको कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक जरूर लिखना है, ये कुछ बातें हैं। ओके, तो एक बार ना यहाँ पे आपको मैं ये हिंदी मीडियम में यहाँ पे निकाल लेता हूँ और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे निकाल लेता हूँ, और आपके लिए सॉल्यूशन जो है, जो हमने तैयार किया है आपके लिए, उससे यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों कितना बढ़िया बढ़िया तरीके से हमने आपके लिए सॉल्यूशन बना रखे हैं, लिख रखे हैं। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, बस ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो हमारा ना खंड नंबर जो का है बच्चों, ये शुरू हो चुका है, जिसमें हमारा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर हमारे 12 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, है ना। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे इसके अंदर। देखो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन कहता है अनुक्रमांक का अगला पद क्या होगा, जैसे कि 1 2 4 8 16। तो इसमें अगर आप देखें तो एक फॉर्मेट यूज हुआ है, क्या, 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 16, और 8 इंटू 2 यानी कि 32, है ना। तो ये फॉर्मेट हमारा लगा है, यानी कि 1 इंटू 2 2, ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो अगली संख्या क्या होगी, 16 इंटू 2 यानी कि 32 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल जाएगा हमारा, सी वाला आंसर निकल जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 32। ऐसे इंग्लिश में है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 32। वेरी सिंपल। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, एक रेखा खंड में अंत बिंदुओं की संख्या क्या होगी। अब सिंपल सी बात है, जैसे ये हमारा एक रेखा खंड है, तो इसमें अंत बिंदु कितने हैं, एक तो इधर एंडिंग हो रहा है, एक इधर है ना। तो कितने हो गए, एक ये और एक दूसरा ये, बस हो गया। कितने होंगे बच्चों, टोटल 2 रहेंगे हमारे, है ना। ये देख लो, एक रेखा खंड एक लंबी रेखा का कटा हुआ हिस्सा होता है, इसके दोनों तरफ किनारे फिक्स होते हैं, जिन्हें हम अंत बिंदु एंड पॉइंट्स कहते हैं, और ये केवल कितने होते हैं, 2 होते हैं, सिंपल सा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा, द नंबर ऑफ द एंड पॉइंट्स इन अ लाइन सेगमेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, वह संख्या जिसके अंकों का योग 14 हो। अब जैसे आपको करना क्या है, ये जो हमारी संख्याएं लिखी है ना बच्चों, इन संख्याओं में प्लस करना है आपको सारी संख्या, जैसे कि 1 + 4 करेंगे तो कैसे होगा, ये सब करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने 1 + 4 + 0 किया तो 5 आया, 2 + 3 + 4 किया तो 9 आया, 4 + 5 + 6 किया तो 15 आया, और 9 + 5 + 0 किया तो हमारा 14 आया। और बोला क्या है, 14 जिसका योग हो, तो आंसर हमारा 950। तो डी वाला जो है ना हमारा 9 5 14 ऐसा करके जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे इंग्लिश में रहेगा बच्चों, द नंबर हुज डिजिट एड अप टू 14 दैट इज 950। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा यहाँ पे 4th। इसमें कहा गया है कि वाक्य द क्विक ब्राउन बॉक्स जम्प्स राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग, इसमें ई कितनी बार आया है। ये तो बहुत आसान है, अगर आप इसमें ई देखें ना बच्चों, कहाँ पे कितनी बार आया है, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा,
सबसे पहले दा के अंदर एक ई है, दूसरा ई ओवर में है, तीसरा ई फिर से दा में है और चौथा ई हमारा लिटिल में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा जो ई आया है बच्चों, कितनी बार आया है? 4 बार आया है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। जितने बच्चे आप लोग सेशन में ज्वाइन हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। और साथ ही साथ आप सभी बच्चे हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आपके लिए ऐसे ही और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइव सेशन, इंपॉर्टेंट वीडियोस लेने वाले हैं, है ना, अपलोड करने वाले हैं। तो सारे बच्चे बिल्कुल रेडी रहो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हम करवा देंगे। ठीक है बच्चों? यस सर जी, चलिए वेरी गुड। तो हम थे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 4 इज द राइट आंसर, दैट इज यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वह अभाज्य संख्या जो 5 से विभाज्य हो, यानी कि जो 5 से विभाज्य हो पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, शेषफल हमें 0 मिले, तो वो कौन सी रहेगी बच्चों? आओ आपको समझाते हैं। देखो 35, 25, 15 ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 5 के पहाड़े में भी आती है। 5 एक अभाज्य संख्या है और ये 5 से पूरी तरीके से भाग भी हो जाती है। तो अगर हम 5 से 5 को विभाज्य करेंगे तो ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 आ गया बच्चों, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो गया हमारा। ये रहा, देखो, द प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, है ना। चलिए अब जो हमारा ये प्रश्न नंबर 6 है, इसमें कहा गया है 47/9 इसका मिश्रित भिन्न लिखिए। बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपसे पेपर के अंदर ना मिश्रित भिन्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ऐसे अगर आपको बटे में दिया हुआ है तो जो आपका हर रहेगा नीचे वाला वो सभी में सेम रहेगा आपका, ठीक है, हर तो सेम रहेगा। अब करना क्या होगा आपको, जैसे ये 47 है ना, 47, तो आपको ये देखना है कि 9 का जो पहाड़ा है बच्चों, उसमें 47 या 47 से कम संख्या कितनी आती है। तो अगर हम देखें 9 के पहाड़े में, तो 9 पना 45, यानी कि 45 आती है, ठीक है। तो 5-5 सभी में आ गई हमारे, 5-5 सभी में आ गया ना बाहर की तरफ, क्योंकि गुणा हुआ। तो अब ये देखो, हमें इसमें 2 और जोड़ने 47 पूरा करने के लिए, तो जो किस में है, ये देखो रहे हमारे, है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों, कैसे आपको आंसर निकालना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही देख लो बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश में है, ये हमारी मिश्रित भिन्न है। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये इस तरीके से हो जाएगा 5 2/9 आंसर इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपने लिखना है। देखो मिश्रित भिन्न बनाने के लिए 47 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 × 45 भागफल और हमारा 5 और शेषफल आएगा हमारा टोटल 2। तो ऐसे ही हमारा ये आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में क्या कहा गया बच्चों, ध्यान से, 50 मीटर लंबे एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल है 1000 वर्ग मीटर, तो बगीचे की चौड़ाई क्या होगी? बहुत सिंपल है भैया। देखो 50 मीटर लंबा एक आयताकार बगीचा है, क्षेत्रफल कितना है हमारा? 1000 वर्ग मीटर है, तो चौड़ाई निकाल लो। बहुत आसान है बच्चों। कैसे निकालेंगे? हमें अपना फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है सर? हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई। अब प्रश्न में हमें 2 चीजें दे रखी हैं बच्चों, एक तो लंबाई दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें चौड़ाई निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों? हमें आयत का क्षेत्रफल हमने लिख दिया, हमने अपना लेंथ भी लिख दिया, बच गई चौड़ाई। अब क्योंकि चौड़ाई हमारी इस साइड में है, अभी मल्टीप्लाई में है, तो चौड़ाई जब हमारी इधर से, ये जो लंबाई है ना, ये आएगी इसके नीचे, इधर आ जाएगी। तो 1000 बटे में 50, 0 से 0 गया, 5 से 100 गया, तो आगा 20 मीटर। तो आंसर कितना निकलेगा बच्चों? 20 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है 20 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंसर क्या हो गया? 20 मीटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा आपका आंसर 20 मीटर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 100 स्क्वायर मीटर, द विड्थ ऑफ द गार्डन इज, ठीक है। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 8। 84 का अभाज्य गुणनखंडन है। बहुत आसान है बच्चों। क्या करना है आपने? अभाज्य गुणनखंडन पहचानना है। चलो पहचानते हैं। देखो सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले हमने 84 को 2 से डिवाइड किया तो 42 आ गया, 42 को 2 से डिवाइड किया 21 आ गया, 21 को 3 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, और 7 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा 1 आ गया। यानी कि देखो हमने इसे ऐसे लिखा 84, और उसके बाद में ऐसे करके 2 से डिवाइड किया तो 42, फिर 2 से डिवाइड किया तो 21,
फिर 3 से किया तो 7, 7 से किया तो 1, तो अभाज्य गुणनखंडन क्या हो गए 2 × 2 × 3 × 7 84, है ना। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। ओके बच्चों, तो ऐसे आपने ध्यान से देखना है, आपका आंसर कुछ इस तरीके से रहेगा बच्चों। यस सर, समझ गए हैं, चलो वेरी गुड। आगे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 ऑप्शंस, तो क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके बच्चों, चलो ये हो गया हमारा। अब आता है प्रश्न नंबर 9, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हमें एक बार देख लेते हैं। 8वें का आंसर में ए मिल गया है ना, 8वें का आंसर में ए मिल गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 9, 1/5 का समतुल्य भिन्न है, ठीक है। 1/5 का समतुल्य भिन्न क्या होगा, समतुल्य भिन्न का मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी चीज को काटे पीटे तो वो हमेशा 1/5 में आए। जैसे कि अगर हम 20 को इसको काटते हैं तो हमारा 1/3 आएगा, 20 से काटेंगे ना तो कितना हो जाएगा 1/3 होगा, यानी कि ये नहीं होगा। और इसको तो हम काट ही नहीं सकते हैं, इसको तो काट ही नहीं पाएंगे, 11 है इधर 50 है, कटेगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा। और 5 के नीचे 1 होता है तो मतलब ये पहले से गलत है, क्योंकि 5 के बड़ी संख्या के नीचे 1 तो हमेशा रहता ही है, ठीक है ना, ये चीज है। लेकिन अगर हम 12/60 को काटेंगे तो 12 × 12 और 12 × 60, तो ये 1/5 आ गया, है ना। तो 9वें का आंसर हमारा 1/5 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी वाला ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5 इज दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखो सिंपल सी बात पता है क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे कि हमारा ये एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त का हमारा ये सेंटर है, तो बोला क्या गया है वृत्त के केंद्र और वृत्त पर किसी बिंदु के बीच की दूरी। अब जैसे मान लेते हैं एक बिंदु हमारा ये है, तो इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे। मान लो बिंदु हमारा यहाँ पे है, ठीक है, कहीं पे मान लो कहीं पर भी कोई भी बिंदु है, तो हमेशा हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक गोलाकार सर्कल के बीच बिल्कुल केंद्र से उसकी बाहरी लाइन तक जो दूरी जाती है उसे त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं आर करके। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा त्रिज्या। अब ऐसे ही इंग्लिश में द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड बी, यानी कि रेडियस। ओके, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हो रहे लाइव सेशन में, कोई बात नहीं। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ग की सममित रेखाओं की संख्या है, यानी कि एक हमारा जो वर्ग है इसमें कितनी रेखाएं होती हैं ये बताना है। तो सिंपल सी बात है भाई, एक जो सममित रेखा है इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री वह लाइन होती है जो किसी चित्र को दो बिल्कुल एक जैसे हिस्सों में बांटते। अब एक चकोर वर्गाकार यानी कि स्क्वायर को हम 4 अलग अलग तरीकों से आधा आधा मोड़ सकते हैं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं और 2 तिरछे कोने, है ना। जैसे ये हमारा वर्ग है, ठीक है, तो हम इसे कैसे मोड़ सकते हैं, हम इसे ऐसे भी मोड़ सकते हैं और ऐसे करके भी मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा 4th वाला, ठीक है ना, डी वाला हो जाएगा 4th। ऐसे ही यहाँ पे आपका इंग्लिश में रहेगा कि द नंबर ऑफ लाइंस सिमेट्री इन स्क्वायर इज, तो आंसर आपका डी है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे एमसीक्यू का सबसे आखिरी प्रश्न। कहा गया बच्चों, लक्ष्मी के बचत खाते में 30, 40, 50 रुपए जमा क्रेडिट की परिस्थितियां हैं, यानी कि 30, 40, 50 रुपए ये आए, 40, 50 और 60 निकासी की प्रविष्टियां हैं। लक्ष्मी के बैंक के खाते में अब शेष राशि क्या होगी। देखो ध्यान से सुनो, आया पैसा कितना है 30, 40 और 50 आया, निकाला कितना गया 40, 50, 60 निकासी हुई। तो लक्ष्मी के खाते में कितनी शेष राशि है, जमा वाली राशि है या निकासी वाली राशि है। तो करना क्या है, आपने इन सभी को जोड़ो और इन सभी को जोड़ो, फिर माइनस कर दो, माइनस में है तो मतलब जमा निकासी है ना, ऐसा करके। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा समझो। कुल जमा किए गए पैसे कितने बच्चों क्रेडिट वाले 30, 40, 50 यानी कि 120 है। अब कुल निकाले गए पैसे कितने हैं बच्चों 40, 50, 60 यानी कि 150 रुपए हैं। अब निकाले तो 150 गए हैं, जमा 120 किए गए हैं, तो 120 माइनस 50 हो गया, यानी कि 30 रुपए निकासी ज्यादा हुई है, मतलब कि 30 रुपए एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ऐसे इंग्लिश में हो जाएगा, यहाँ पे ये 30 रुपए निकासी हो गई ना, तो सेम इसी का आंसर क्वेश्चन भी देख लेंगे एक बार इंग्लिश में। लक्ष्मी हैज क्रेडिट्स 30, 40, 50 rupees and debits 40, 50 and 60 in her savings account.
द बैंक अकाउंट बैलेंस इज नाउ दैट इज डेबिट 30 रुपीज। आंसर ये रहा आपका यहाँ पे विड्रॉल यानी कि डेबिट 30 रुपीज। ठीक है, विड्रॉल नहीं डेबिट आएगा, सॉरी। ठीक है, यस सर। चलो अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर बी की। ठीक है, खंड खा तो हमारा का तो पूरा हो गया। अब हम खंड खा देखेंगे बच्चों, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है ना। तो देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 से लेकर के 7 वचनित प्रकार के प्रश्न हैं। 2 नंबर के टोटल हमारे 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब हम इन्हीं 6 क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरा जरूर देखिएगा। देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। मतलब कि आपको 196 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई अभाज्य गुणनखंड? बहुत ही आसान है। कैसे? देखो आपने, देखो सबसे पहले ना मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने ये ऐसे लाइन बना ली, ठीक है, ये रफ काम के लिए होगा आपके एग्जाम में। 98 है, 98 को आपने 2 से डिवाइड किया 49 आ गया। 49 को अब आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, तो 7 आ गया। 7 को 7 से डिवाइड करो तो ये 1 आ गया, है ना, इस तरीके से। तो अब कैसे रहेगा बच्चों? तो अब इस तरीके से रहेगा कि ध्यान से देखना। देखो कहाँ गया कहाँ गया? देखो 1, अच्छा एक सेकेंड, 196 था। अच्छा 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 अच्छा, वही तो मैं कहूँ। तो देखो यहाँ पर ना अभी ये जो हमारा 198 था ना, ये एक्चुअल में हमारा 196 है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 98 आएगा। वही मैं कहूँ, हमारा जो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा वो पता है कितना निकलेगा? देखो 2 से डिवाइड किया एक बार, फिर दूसरी बार फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 7 से किया, फिर 7 से किया, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये हमारा आंसर निकलेगा, है ना। ऐसे इंग्लिश में फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन 196, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ओके बच्चों, और कैसे करना है ये देखो, सब चीजें लिखी हुई हैं। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर है हमारा 3। इसमें कहा गया है कि अंक 1, 2, 4 से बनी सभी 3 अंकीय पैलिड्रोम्स की सूची बनाएं जब अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती हो। इसका मतलब सबसे पहले समझो। मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये बताना है, जैसे 1, 2, 3, 4, इन 4 वर्डों से मिली हुई 3 अंकीय पैलिड्रोम्स की सूची बनानी जिनकी पुनरावृत्ति की जा सके। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो समझो आखिर ये जो हमारे पैलिड्रोम होती है होते क्या हैं। पैलिड्रोम वे संख्या होती हैं जिन्हें चाहे सीधा बाएं से दाएं पढ़ें या उल्टा दाएं से बाएं पढ़ें, वे एक ही समान रहती हैं। ठीक है, जैसे 121, 444 ऐसे करके हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है। इसका मतलब है पहला और तीसरा अंक हमेशा समान ही होगा। तो हमारे पास में अंक है 1, 2, 4। तो अगर हम पहली सूची देखें 1, 1 के हिसाब से, तो 1, 1, ठीक है, 1, 2, 1, 1, 4, 1। इसे आप चाहे इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, एक ही जैसा पढ़ोगे। इधर से उधर से भी एक ही जैसा पढ़ोगे, है ना, इधर से भी एक ही जैसा, इधर से भी एक ही जैसा। फिर अगर पहला और आखिरी अंक हम लें, पहला और आखिरी अंक 2 हो, तो 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2। अगर हम पहला और आखिरी अंक 4 लेते हैं तो 4, 1, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4, है ना, 3 अंकों का बोला है ना इसने, तो हमारा आंसर ऐसे होगा। तो ये सब है बच्चों। तो सभी 3 अंकीय पेंड्रोम क्या हो जाएंगे? 111, 121, 141, 212, 222, 242, 414, 424, 444, ऐसे करके आपका ये आंसर होगा बच्चों। ठीक है, चलो अगला सी का इंग्लिश मीडियम है बच्चों कि लिस्ट ऑल द 3 डिजिट पैलिड्रोम्स फॉर्म बाय द डिजिट 1, 2 एंड 4 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं। ये रहे आपका पूरा का पूरा पैलिड्रोम नंबर्स। अब आता है प्रश्न नंबर 4। इसमें कहा गया है विद्यार्थियों के पसंद रंग जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। परिणाम इस तरीके से थे, विद्यार्थियों की पसंद का रंग जानने के लिए। अब उपरोक्त आंकड़ों के लिए आवृत्ति सारणी तैयार कीजिए। क्या करना है आपको? जो उपरोक्त आंकड़े हैं इनके लिए आपको आवृत्ति सारणी तैयार करनी है ना। आओ बच्चों देखते हैं कैसे कैसे हम आवृत्ति सारणी को तैयार करेंगे। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें पहले ये देखो आपने ना ऐसे पसंदीदा रंग, मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या, ये 3 चीजें बनानी है, यानी कि टेलीमार्क्स, रंग और आवृत्ति। अब जैसे कि सबसे पहले हम नीला उठा लेते हैं, तो नीला 1, नीला 2, नीला 3, नीला 4, ठीक है,
और टोटल 4। तो नीले कितने हो गए भाई? नीला 1 2 3 4, 4 नीले हो गए ना। तो अब आपने क्या करना है, टैली मार्क्स में 1 2 3 4 लाइनें बना देनी है और यहाँ पे 4 लिख देना बस। अगला यहाँ पे हम लाल उठाते हैं, तो लाल अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, तो लाल कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5, लाल हो गए 5, नहीं 6 सर, हाँ लाल 6 हो गए। तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, ये लाइन खींच देंगे 5, फिर 1, 6 है ना टोटल, तो ये हमारे 6 हो गए। आगे आता है हमारा गुलाबी। तो गुलाबी कितने हैं भाई? अब इनको हटा दो। गुलाबी नंबर 1, गुलाबी नंबर 2, गुलाबी नंबर 3, गुलाबी नंबर 4 और गुलाबी नंबर 5। कितने हैं गुलाबी वाले? टोटल यहाँ पे 5 है हमारे। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 हो गया। अब पीला देखो बच्चों, पीला कितना है? तो पीला अगर आप देखेंगे 1 2, और भी है पीला? नहीं, और तो मुझे नहीं दिख रहा। तो पीले हमारे 2 हो गए, तो ऐसी 2 लाइन खींचो, बस ये 2 हो गया। अब हरा देख लो, तो हरा कितना है भाई? हरा 1 है, हरा 2 है, हरा 3 है। हरा कितना है? दोबारा करता हूँ, हरा 1 हरा 2 हरा 3, बस ये है, टोटल 3 है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दो 3। तो टोटल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी? इसको देख लो, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, यानी कि सही है, टोटल 20 हो गए, है ना। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है बच्चों, ध्यान रखना कैसे आपको बनाना है। पसंदीदा रंग, मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या। ओके, अब आता है बच्चों हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि एक दंड आलेख प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। कक्षा 5वीं के लिए दंड 10 इकाई ऊंचा है और कक्षा 6ठी के लिए दंड 13 इकाई ऊंचा है। यदि पैमाने की लंबाई 1 इकाई 4 विद्यार्थी हैं, तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? इसको ना बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही डिफिकल्ट है, बट हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बड़े ध्यान से समझो, जैसा कि कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, क्या कहा गया है? एक दंड आलेख प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। जैसे हमारा ये दंड आलेख है ना, ऐसे करके ये रहा हमारा, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये बना दिया है ना। ये जो हमारा दंड आलेख है, ये दरअसल क्या है? ये दर्शाता है हम्म हम्म, ये दंड आलेख है, ये क्या दर्शाता है? विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा 5वीं के लिए दंड 10 इकाई ऊंचा है और 6ठी के लिए दंड 13 इकाई ऊंचा है। यदि पैमाने की लंबाई 1 इकाई बराबर में 4 विद्यार्थी है, तो दोनों कक्षाओं में कुल कितनी संख्या होगी? बहुत आसान है। अब सबसे पहले कक्षा 5वीं के विद्यार्थी कितने हैं? कक्षा 5वीं के विद्यार्थी हैं टोटल, मतलब इनके कक्षा 5वीं का दंड आलेख कितना है? 10 इकाई ऊंचा है। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है हमारी, है ना। तो क्या हो जाएगा? 10 × 4 यानी कि 40 विद्यार्थी। अब कक्षा 7वीं के विद्यार्थी, मतलब 7वीं 6ठी था, अच्छा 6ठी है, तो ठीक है। कक्षा 6 के विद्यार्थी, दंड इसका दंड कितना इकाई ऊंचा है? 13। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 13 है इसमें, और इंटू 4 करेंगे तो 54। अब कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? दोनों कक्षाओं का जोड़ देंगे तो 40 + 52 यानी कि 92। तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी हो गई? 92 हो गई। बहुत ही आसान है ना। चलो, तो यहाँ तक आपका ये हो गया। अब आता है अगला प्रश्न। सर इंग्लिश में भी तो बता दो। अच्छा ये लो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और आंसर देखोगे तो ये रहा आपका आंसर। स्टूडेंट्स इन क्लास 5 हमारे 40 होंगे, क्लास 6 में 52 होंगे, टोटल स्टूडेंट्स हमारे 92। आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान है बच्चों। क्वेश्चन 5 है कि एक त्रिभुज का एक समकोण दूसरे कोण का 40 डिग्री है, तो तीसरा कोण निकालिए। कोण निकालना बहुत आसान होता है बच्चों। देखो क्या करना है, एक त्रिभुज का एक समकोण दूसरे कोण का समकोण है, तो तीसरा कोण क्या होगा? तो हमें पता है बच्चों, एक त्रिभुज के तीनों अंदरूनी कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो मतलब पहला कोण इक्वल में एक समकोण का मतलब है 90 डिग्री, तो दूसरा कोण यहाँ पे 40 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं बच्चों, हमारा तीसरा कोण जो हमें निकालना है वो है x। तो पहला कोण बराबर में निकालने वाला कोण तीसरा, टोटल कितना हो गया? 180 होगा, है ना। कितना होगा टोटल? 180 होगा। पहले समझो, एक तो हमारा समकोण है 90 डिग्री का, और एक बोला कि दूसरा कोण है हमारा 40 डिग्री का, तो ये रहा। अब तीसरा कोण क्या होगा? इनको जोड़ दो, 180 में से माइनस कर दो, तो 130 प्लस में x इक्वल में 180, तो 180 माइनस में 30 हो गया, x बराबर 50, यानी कि त्रिभुज का तीसरा कोण 50 हो गया बच्चों, है ना। त्रिभुज का तीसरा कोण 50 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखो,
यहाँ पे आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन कि अ ट्राइंगल हैज वन राइट एंगल एंड अनदर एंगल ऑफ 40 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। कैसे फाइंड करोगे बच्चों, देखो आगे आ जाओ। प्रश्न नंबर है 6, निम्नलिखित पैटर्न को देखकर रिक्त स्थान भरिए। पैटर्न क्या है, 1 + 1 1 होता है, 1 + 2 + 1 4 होता है, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 9 होता है। तो अब हमें यहाँ पे इस फॉर्मेट को भरना है कि कहाँ पे क्या रहेगा, है ना। चलो, तो ये जो है हमारा चौथा वाला, इसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। आओ एक एक करके भरेंगे बच्चों। देखो पहली लाइन में क्या है, पहली लाइन में बीच का अंक 1 है और कुल जोड़ है 1 × 1 यानी कि 1। दूसरी लाइन में बीच का सबसे बड़ा अंक 2 है और कुल जोड़ है 2 × 2 × 4। तीसरी लाइन में गिनती 3 तक जाती है, 1 + 2 + 3, और फिर उल्टी शुरू हो जाती है, 2 + 1 बीच का अंक है और जोड़ 3 × 3 9 है। तो चौथी लाइन में गिनती 4 तक जाएगी और फिर उल्टी लौटेगी, यानी कि पूरी लाइन क्या होगी, 1 + 2। ठीक है, 1 + 2 तो है ही हमारा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, ये नॉर्मल है, इसमें 2 संख्या जा रही है फिर उल्टा हो जाता है, इसमें 3 संख्या जाती है फिर उल्टा हो जाएगा, तो इसमें 4 संख्या जाएंगी और फिर उल्टा हो जाएगा, है ना। तो 1 + 2 प्लस में 3 + 4 और फिर यहीं से उल्टा 3 + 2 + 1। यहाँ बीच का सबसे बड़ा अंक 4 है तो कुल जोड़ 4 × 4 यानी कि 16 होगा। तो रिक्त स्थानों में क्या भरेंगे हम, 3 4 3 16, 3 4 3 और आखिर में जोड़ करके 16, है ना। 3 4 3 आखिर में जोड़ करके 16। ओके, चलो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन का इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखेंगे तो लिखा है फिल इन दी ब्लैंक्स बाय द ऑब्जर्विंग फॉलोइंग पैटर्न। तो पैटर्न क्या है, ये नॉर्मल है, इसमें 2 संख्या आगे जाती हैं फिर यहीं से उल्टा शुरू, इसमें 3 संख्या आगे गई तो यहाँ से फिर उल्टा शुरू, फिर यहाँ पे अब 4 संख्या आगे जाएंगी फिर यहाँ से उल्टा शुरू, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा। अब क्योंकि 4 बड़ी संख्या है, या फिर आप इन सबको जोड़ोगे तो भी हमारा आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके। चलो अब यहाँ पे हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे किए कि 20 एंड 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या क्या, 20 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आ जाओ देखो बड़े ध्यान से। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला गया है, अर्थात 20 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 × 2 × 4 × 5 × 10 × 20। ठीक है, 20 को हम कितनी बार गुणा कर सकते हैं, हम 2 से 10 को गुणा कर सकते हैं, 4 को 5 से, 5 को 4 से, ठीक है ना, ऐसे करके। ये वे संख्याएं हैं जो 20 को पूरा भाग कर सकते हैं, 2 भी पूरा भाग कर देगा, 4 भी, 5 भी, 10 भी। 36 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये वे संख्याएं हैं जो 36 को पूरा भाग कर सकते हैं। तो हम वे संख्याएं छाटेंगे जो दोनों की सूची में। अब दोनों की सूची में देखेंगे 1 है, 2 है और ये 4 है और बाकी कोई संख्या सेम नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं, जो दोनों के गुणनखंडों में समान शामिल हो। तो उभयनिष्ठ में क्या हो जाएगा, 20 और 36 में 1 2 4, कितना हो जाएगा बच्चों, 1 2 4, ऐसे करके आपका ये आंसर हो गया बच्चों, है ना। तो 20 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 2 का 4 हो गया, 1 2 का 4। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 36, आंसर इस तरीके से आपने लिखना है, जो कि आप देख सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा जो अगला सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर सी, या फिर यूं कहें अगर आपको मैं पेपर दिखाऊं तो अभी सेक्शन सब नंबर सी में हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, फिर अभी हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन बचे हुए हैं और फिर हमारे जो केस बेस्ड वाले क्वेश्चन ये बचे हुए हैं। तो इन सभी को बच्चों आपको मैं करवाऊंगा अगली वीडियो में, अगले लाइव सेशन में। इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी जो बच गया है उसे आपको मैं पार्ट 2 में करवा दूंगा, जिसकी वीडियो या फिर लाइव सेशन कह लीजिए बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप उसे भी जरूर देख लेना। ठीक है, और जितने बच्चे भी चैनल पे हमारी पहली बार आए हैं और टॉपर स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना, ताकि आपको जब भी कोई 6ठी क्लास की वीडियो आए आप उसको देख पाओ। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।